चलो। तो देखना, आज हम अपने डायरेक्ट टैक्स का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पढ़ा था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। हाँ हाँ, वो पता। 5 हेड्स ऑफ इनकम थे। एक पर्सन या तो सैलरी से इनकम कमा सकता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि पीजीबीपी से कमा सकता है, कैपिटल गेन कमा सकता है, या फिर अदर सोर्सेज कमा सकता है। कोई भी अगर पर्सन है तो वो इन 5 तरीकों से इनकम अर्न कर सकता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये सारे तरीके हैं जिसमें से हमने हाउस प्रॉपर्टी देख लिया कि अगर कोई अपना घर रेंट पे दे रहा है, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, तो वो कवर किस में होता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। कोई बिजनेस या प्रोफेशन में है, जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं किस में? प्रोफेशन में। तो मेरी इनकम किस में आएगी? पीजीबीपी के अंदर। फिर कैपिटल गेन मतलब क्या? अगर मैंने अपने किसी कैपिटल एसेट को बेच दिया तो वो किस में कवर होगा? कैपिटल गेन में कवर होगा। ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद अदर सोर्सेज भी हमने देख लिया, जिसमें जो जो इनकम इन चारों में कहीं भी कवर नहीं होती, वो हमारी कहाँ पर आती है? अदर सोर्सेज में आती है। तो वो ये चारों चैप्टर हमने देख लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा बचा है? सैलरी। अब हम सैलरी को खत्म कर लेंगे, तो सैलरी को खत्म होकर ये मान लो तुम्हारा डीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। 2-3 चैप्टर्स बचेंगे, बट वो इतने ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम आपके सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं। ठीक, सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन ये हेड्स ऑफ इनकम ही कवर करते हैं, पांचों के पांचों, जिसमें से 4 हमारे हो चुके हैं। पांचवा हम शुरू करने जा रहे हैं, इनकम अंडर हेड सैलरीज। इनकम अंडर हेड सैलरीज। इनकम अंडर द हेड सैलरीज। कहता है सैलरी इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मेरे एम्प्लॉयर ने, यानी कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और वो मुझे बदले में सैलरी पे कर रहा है, तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर इसमें क्या बड़ी बात है? सिंपल सा है, अगर वो 20,000 सैलरी दे रहा है तो 20,000 इंटू 12 कर लो, खत्म बात। कहते हैं इतना इजी नहीं होता। जब आप जॉब करने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि सैलरी, जब जॉब के अंदर जाते हो तो सैलरी के अलावा ना और बहुत सारी चीजें मिलती है। मान लो तुम जॉब करने गए, तुम्हें सैलरी तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ तुम्हारे घर का रेंट भी कंपनी पे कर रही है। तुम्हारे घर का रेंट कौन पे कर रहा है? कंपनी। तो वो तुम्हारे लिए क्या है? बेनिफिट है। तो उस बेनिफिट पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ठीक। तुम्हें एक गाड़ी दे दी चलाने के लिए, देती है ना कंपनी गाड़ी, कंपनी गाड़ी दे देती है, कंपनी नौकर दे देती है, कंपनी रहने को घर दे देती है, कंपनी और अदर फैसिलिटीज देती है। तो कहता है वो सारी फैसिलिटीज तुम्हारे लिए क्या है? बेनिफिट। तो उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। ठीक। बट कितना देना पड़ेगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा, किस किस पे कितना कितना देना पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। मेडिकल फैसिलिटी, कंपनी तुम्हें क्या दे देती है? कभी कभी तुम्हारा ट्रीटमेंट खुद करवा देगी, या फिर तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे दे देगी, तो वो पैसे भी तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज आने वाली है। उन सब फैसिलिटीज को हमें देखना है कि कैसे यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आएगी। कुछ कुछ होती है जो कुछ कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट होती है, कुछ कुछ होती है जो पूरी ही एग्जाम्प्ट होती है, कुछ कुछ होती है जो बिल्कुल एग्जाम्प्ट नहीं होती। ठीक। तो हमें यही देखना है कौन सा एग्जाम्प्ट है, कौन सा नहीं है, कितना क्या है। प्लस, तो जब हम रिटायरमेंट लेते हैं, अगर मान लो तुम एक कंपनी में बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे हो, तो तुमने वहां से रिटायरमेंट ली, तो तुम्हें क्या मिलती है? तो पेंशन मिलती है। ठीक। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है ना, तो वो पेंशन की बात कर रहा है। हो सकता है पेंशन आपको जॉब के ड्यूरिंग द जॉब भी मिल जाए। कभी कभी पेंशन जॉब जॉब के टाइम पे भी आप ले लेते हो कि भाई मुझे पहले पेंशन दे दो। और एक होता है ग्रेचुटी भी मिलती है। ग्रेचुटी पता है ना? ग्रेचुटी क्या होता है? सुना है ग्रेचुटी? नहीं सुना? लो में सुना तो है, ठीक है। ग्रेचुटी क्या होता है? जब आप बहुत टाइम तक एक कंपनी को सर्व कर देते हो ना, एक कंपनी के साथ जुड़े रहते हो, तो वो आपको एज अ ओनर, कि आपने अपनी लाइफ के इतना टाइम हमारी कंपनी को दिया, वो आपको एज अ ओनर क्या ग्रेचुटी पे करता है, एक अमाउंट पे करता है, लमसम। अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो जब कोई बंदा, और आई थिंक इसकी लिमिट होती है 3 या 5 साल, कि आप एक कंपनी में 5 साल तक कंटिन्यू करोगे, तब जाके आपकी ग्रेचुटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और बोल रहे हो ग्रेचुटी दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपको 5 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है ना? तो ये रहेगा। तो वो होता है ग्रेचुटी, पेंशन। ऐसे करके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। तो उसमें से कितना टैक्सेबल होगा, कितना नहीं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक। सर इस चैप्टर में क्या है मेन? इस चैप्टर में ना मेन आपको लिमिट्स याद रखनी है। लिमिट्स याद कैसे रखनी है? जैसे मान लो
कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे बच्चों के लिए कंपनी पैसा उठा रही है उनकी एजुकेशन का, ठीक, मेरे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कौन उठा रही है? कंपनी, यानी कि वो मुझे पैसा पे करती है उनकी फीस का, ठीक, तो उस वो फीस मेरे लिए क्या बेनिफिट है, बट उसमें से कितना एग्जाम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है वो लिमिट हमें यहाँ पर याद रखनी रहेगी, कि कितना एग्जाम्प्ट है वो लिमिट हमें यहाँ पर याद रखनी रहेगी। अब कंपनी देने को तो मान लो मेरे बच्चों के लिए लेट्स से 500 रुपए का पर स्टूडेंट फीस दे दे, 500 रुपए पर चाइल्ड फीस दे दे जो कंपनी वाले हैं, लेकिन एग्जाम कितना रहता है? 100 रुपए पर चाइल्ड, 100 रुपए पर चाइल्ड एग्जाम रहता है पर मंथ। मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक, एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, पता है तुम लोगों को, ठीक, तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए कंपनी हर महीने 500 रुपए फीस के दे रही है, ठीक, तो 500 इंटू 3 मुझे हर महीने कितने रुपए मिल रहा है? 1500 1500 1500 1500 हर महीने मिल रहा है, तो मेरे लिए 1500 बेनिफिट है। उसमें से गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 2 बच्चों के लिए 100 रुपए एग्जाम है, तो मतलब 2 बच्चों के 100 रुपए, यानी कि 200 रुपए एग्जाम हुए एक महीने के, तो 1500 में से 200 एग्जाम हो गए, 1300 का मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, 1300 मतलब महीने का है, इंटू 12 कर लेना, तो 1300 इंटू 12 पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक, तो इसी तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर सीखनी है। तो डालना हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ computation of income under the head salaries, computation of income under the head salaries under the under the optional tax regime। हालांकि इसमें टैक्स रिजीम नहीं भी मेंशन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो नॉर्मल ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ। 2 टैक्स रिजीम थी, याद है मैंने शुरू में बताया था तुम्हें, 2 टाइप की टैक्स रिजीम है, एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जिसको 115 बीएसई बोलते हैं, और एक है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अलग है, अभी हमने जितने भी प्रोविजन पढ़े हैं ना सारे के सारे, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे प्रोविजन हमने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अभी जब हमारा ये चैप्टर और खत्म हो जाएगा फिर मैं तुम्हें डिफॉल्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर और ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक। चलो एक टेबल बना दो, एक पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अमाउंट छोटा सा बना देना, पर्टिकुलर्स अच्छा खासा, अमाउंट में तो बस क्रॉस 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 डालना है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक सीरियल नंबर का भी बनाना चाहो तो बना लो लेफ्ट में, वरना ऐसे लिख देना। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी, फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मतलब क्या? जो एक सैलरी का बेसिक अमाउंट, यानी कि मान लो अगर तुम्हें बोला गया कि 20,000 रुपए पर मंथ तुम्हारी सैलरी है, तो जो पर मंथ 20,000 रुपए मिल रहे हैं वो तुम्हारा क्या हो गया? बेसिक सैलरी का अमाउंट हो गया, ठीक है ना। इसके ब्रैकेट में लिख दो नोट नंबर 1, इसके बारे में हम नोट नंबर 1 में पढ़ लेंगे, नोट नंबर 1 इसके लिए लिख लेंगे। फिर इसमें प्लस करना डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, डियरनेस डी ई ए आर एन ई डबल एस, डी ई ए आर एन ई डबल एस, डियरनेस अलावेंस। ब्रैकेट में लिख दो नोट नंबर 2, फीस और कमीशन, थर्ड पॉइंट फीस और कमीशन, मतलब नहीं नहीं बेसिक फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड डियरनेस अलावेंस, थर्ड थर्ड फीस और कमीशन, फीस और कमीशन, नोट नंबर 3। मतलब ये पूरे सब कुछ ऐड ही होते जा रहे हैं, तो बस ये सारी चीजें प्लस होती जाएगी, जहां माइनस होगा मैं बता दूंगा। फीस और कमीशन, फोर्थ, फोर्थ बोनस, बोनस, नोट नंबर 4 लिख देना इसमें, बोनस, नोट नंबर 4। फिफ्थ अलाउंसेस, फिफ्थ अलाउंसेस, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ए एन सी ई एस, अलाउंसेस। फिफ्थ क्या हो गए? अलाउंसेस। इसके लिए डाल दो नोट नंबर 5 और मार्क कर देना इंपॉर्टेंट, नोट नंबर 5 और मार्क कर देना इंपॉर्टेंट। ऊपर के 4 जो है ना वो बिल्कुल सिंपल से हैं, बट जो फिफ्थ है अलाउंसेस ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिक्स
परक्यूजिट्स, PERQISITES, परक्यूजिट्स। नोट नंबर कितना, 6, 6, नोट नंबर 6, और इसको भी मार्क कर देना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसी में कितना, 7, 7 नंबर, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन, नोट नंबर 7, लीव ट्रेवल कंसेशन, नोट नंबर 7, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी, GRATUITY, ग्रेचुटी, नोट नंबर 8 या 7, 8। नेक्स्ट पॉइंट, 9, 9 पॉइंट, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, और 10th पे लिख दो कम्यूटेड पेंशन, 10th पे लिख दो कम्यूटेड पेंशन, दोनों का इकट्ठा नोट कर देना, नोट नंबर 9, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन, और दोनों के आगे एक साथ नोट नंबर दे देना, नोट नंबर 9, नोट नंबर 9। नेक्स्ट लिखना, लीव एनकैशमेंट, 11 पॉइंट, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, नोट नंबर 10 कर देना, नोट नंबर 10। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, नेक्स्ट है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, कौन सा नोट नंबर आ गया, डाल दो, नोट नंबर 11, अभी तो है, मतलब ये पेज तो लग जाएगा पूरा, नोट नंबर 11। फिर उसके बाद रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और इसका दे दो नोट नंबर 12, 12 है ना, हाँ, 12, नोट नंबर 12, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, नोट नंबर 12। एक लिखना प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, नोट नंबर कितना है, 13, प्रोविडेंट फंड, नोट नंबर 13। ठीक, बस ये ले लो, सबको टोटल करके लिखो ग्रोस सैलरी, सबको टोटल कर दो और लिखो ग्रोस सैलरी, तो इन सब का टोटल क्या आएगा, ग्रोस सैलरी आ जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा ग्रोस सैलरी। फिर ग्रोस सैलरी में से माइनस करना, मैंने बोला तो था, ग्रोस सैलरी में से करना लेस, माइनस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो हम बात कर रहे हैं ग्रोस सैलरी हमारी आ गई, उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो सेक्शन 16 जो है वो डिडक्शन की बात करता है और 3 डिडक्शन बताता है, तो यहाँ पर लिखना ए बी सी, तो लिखना ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई ए, इसके ब्रैकेट में नोट नंबर दे दो कितना चल रहा है, 14, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आई ए, नोट नंबर दे दिया कितना, 14।
सेकंड बी पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलावेंस अंडर सेक्शन 16 आई यानी कि 2 रोमन में 2 16 डबल आई, और नोट नंबर दे दो इसका लास्ट, प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 ट्रिपल आई यानी कि 16 सबसेक्शन ट्रिपल आई, नोट नंबर दे दो जो भी बच्चों। हाँ, टेबल क्लोज कर दो, नेट सैलरी लिख दो बैलेंस करके और टेबल क्लोज कर दो। चलो लिखना, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। बिफोर computation of before computation of salary, before computation of salary, we should understand we should understand the following points। कहता है कंप्यूटेशन तो हम निकाल लेंगे बट उसको निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। वी शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, the relationship between the relationship between payer and payee, the relationship between payer and payee must be an must be of must be of employer and employee। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपको सैलरी हेड में कवर होना है, अगर आपको सैलरी हेड में कवर होना है तो आपका रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना जरूरी है। मतलब आपका जो जो आपको पैसा दे रहा है वो आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए, यानी कि आपने उसको कोई सर्विसेज दी जिसके बदले में वो आपको पैसा दे रहा है, यानी कि आप उसके यहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होने जरूरी है, ठीक। सेकंड पॉइंट, सैलरी इज टैक्सेबल, salary is taxable whether the employee is whether the employee is a full time or a part time employee, full time or a part time employee। तो क्या कह रहा है, सैलरी कब कब टैक्सेबल होगी, कहता है सैलरी हमेशा टैक्सेबल रहेगी चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो। अब अगर मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, तुम पांचों के यहाँ 2 घंटे मैं नेहा के यहाँ जॉब करता हूँ, 2 घंटे सार्थक के पास, 2 घंटे संस्कृति के पास, 2 घंटे दृष्टि के पास और 2 घंटे सुमित के पास। तो मैं क्या हूँ, तुम पांचों का एम्प्लॉय हूँ बट पांचों के लिए कैसा हूँ, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ। तो फिर भी मेरे तुम पांचों जो मुझे पैसे दे रहे हो वो सारा का सारा अमाउंट किस में जाएगा, सैलरीज में जाएगा। तो लिखना, सैलरी विल बी टैक्सेबल, नहीं नहीं इसी पॉइंट में फुल स्टॉप के बाद, सैलरी विल बी टैक्सेबल even if working with even if working with 2 or more employers।
एम्प्लॉयर्स। थर्ड पॉइंट, waiver of salary, waiver of salary will be always taxable. Waiver of salary will be always taxable. एक पेज तो टेबल के लिए चाहिए और उसके बाद थोड़े से नोट्स। हाँ, तो कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट, वेवर ऑफ सैलरी विल बी ऑलवेज टैक्सेबल, फुल स्टॉप। क्या कह रहा है? कहता है कि मान लो हुआ क्या कि मेरी ना, मैंने एक महीने पूरे जॉब करी, लेट्स से अभी जनवरी मंथ गया, जनवरी महीने में मैंने पूरा जॉब कर ली, ठीक। फिर क्या हुआ, जनवरी मंथ की सैलरी मिलनी थी मान लो मुझे 5 फरवरी को, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला कि यार मेरा ना बिजनेस बहुत बेकार चल रहा है, ये वो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा वो दिखाया कि उनके पास बिजनेस नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो यार, चलो छोड़ो, आप सैलरी अपने पास रखो, मुझे मत दो सैलरी, ठीक। तो मैंने सैलरी क्या कर दी, माफ कर दी। बट वो कहते हैं कि इस केस में भी आपको सैलरी टैक्सेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि सैलरी जो है ना इस चैप्टर में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ठीक। रिसीव बेसिस पे नहीं होती। आपको भले ही रिसीव हुई या नहीं हुई, आपकी सैलरी ड्यू तो हो गई ना, तो क्या उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगी, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल रहेगी, ठीक। तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट लिखना। या एक काम करना, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा आगे लिखना पहले फुल स्टॉप के बाद। सैलरी सरेंडर्ड, सैलरी सरेंडर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, salary surrendered to central government would be exempt, would be exempt। कहता है लेकिन अगर आपने सैलरी को सरेंडर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो क्या मानी जाएगी? एग्जाम मानी जाएगी। मतलब अगर तुम कहीं नॉर्मल जगह पे जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, वहां जॉब कर रहे हो, तो वो एग्जाम, वो क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। अगर आपने सरेंडर भी कर दी, वेव भी कर दी, माफ भी कर दी, वेव का मतलब समझते हो ना, छोड़ देना। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी माफ कर दी यानी सरेंडर कर दी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगी? एग्जाम। उस केस में क्या हो जाएगी? एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, salary is taxable, salary is taxable on due basis, on due basis or received basis, whichever is earlier, whichever is earlier, full stop। It also includes, it also includes arrears of salary, it also includes arrears of salaries। ठीक। तो क्या कहना चाह रहा है? कहता है सैलरी ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर। मान लो अगर 31 जनवरी का महीना खत्म होके ड्यू कब होती? 31 जनवरी को, लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी पे कर दी 28 जनवरी को, होता है ना अर्ली पेमेंट कर देते हैं। तो अर्ली पे कर दी सैलरी, तो अर्ली पे कर दी तो 28 जनवरी वाली सैलरी हमारे लिए क्या हो गई? टैक्सेबिलिटी आ गई। कहता है अगर अरियर्स भी है, अरियर मतलब क्या होता है? जो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, और कुछ। अरियर और आउटस्टैंडिंग में एक छोटा सा फर्क होता है। अरियर क्या होती है वैसे, हालांकि हम यही समझते हैं कि अरियर और आउटस्टैंडिंग सेम होता है, बट अरियर्स ना जनरली तब बोला जाता है जब डिस्प्यूट चल रहा हो। मान लो मैं ना अपने किसी नॉन के पास गया कि मुझे जॉब पे रख लो, उसने बोला ठीक है कल से आ जाओ। मैंने पूछा सैलरी, कहता 20,000 दे दूंगा। मैंने कहा 25,000 दे दो। उसने कहा चलो एक काम करो, तुम आना शुरू करो, अपन देख लेंगे। तो हमारी ना डेली इस चीज पे आर्ग्यूमेंट चल रही है, बट अभी तक फाइनल नहीं हुई। 4 महीने पूरे हो गए, 4 महीने तक वो मुझे हर महीने 20-20,000 की सैलरी देता रहा, ठीक। लेकिन हमारा डिस्प्यूट चल रहा था। फिर उसने हमने क्या किया, हमने फाइनल किया कि चलो एक काम करते हैं 23,000 पे फाइनल करते हैं, ठीक। तो मैंने बोला ठीक है, जो 4 महीने हो गए उनकी भी 23-23 के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे। जो आपने 20-20 तो पे कर दिए, तो 3-3 हजार 4 महीने के और पे किए होंगे 12,000, तो वो 12,000 क्या है? अरियर्स ऑफ सैलरी, जो डिस्प्यूट की वजह से आउटस्टैंडिंग थे, अब डिस्प्यूट क्लियर हो गया, ठीक।
चलो नेक्स्ट देखना। चलो देखना। सैलरी वुड कंसिस्ट ऑफ सैलरी विल कंसिस्ट ऑफ salary will consist of salary income and salary will consist of salary income and the tax on the tax on salary paid by the employer, tax on salary paid by the employer। मतलब क्या कह रहा है, कहता है कि अगर मान लो सैलरी इनकम के ऊपर ना कोई टैक्स बनता था, वो टैक्स मेरी जगह किसने दे दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो वो टैक्स भी मेरे, वो भी क्या माना जाएगा, मेरी इनकम का ही पार्ट माना जाएगा, तो वो इसको ऐड कर देना। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, सर्विसेज सॉरी सैलरी रिसीव्ड बाय सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर salary received by a partner from partnership firm salary received by partner from partnership firm partnership firm shall be taxable under the head shall be taxable under the head PGBP। कहता है कि अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी पे की है तो वो क्या मानी जाएगी, वो हमारी मानी जाएगी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल। ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर जो होता है ना वो ओनर होता है, वो कोई एम्प्लॉय नहीं होता, तो इसलिए वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अगर रिलेशन नहीं है तो वो इसमें सैलरी चैप्टर में कवर नहीं होगा। ठीक, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट लिखना, सैलरी रिसीव्ड बाय सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए और एमएलसी सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए और एमएलसी एमपी एमएलए और एमएलसी would be taxable under income from other source। ठीक, तो ये क्या हो गया, कहते हैं कि सैलरी जो रिसीव हुई है एमपी एमएलए या एमएलसी को, तो वो कोई जॉब नहीं कर रहे, वो किसी एक पोजीशन पे अपने आप की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में वो किस में रहेगी, अदर सोर्सेज में रहेगी। चलो, तो ये थे हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हमें सैलरी के अंदर देखने थे। ठीक, तो ड्यू और रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल रहेगी विच एवर इज अर्लियर। अब एक एक करके नोट डालना शुरू करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 तो टेबल में देख लेना, नोट नंबर 1 किसका था वो हेडिंग डाल देना। नोट नंबर 1 आई थिंक बेसिक सैलरी का था। नोट नंबर 1, बेसिक सैलरी। तो अगर हमारे पास बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का मतलब क्या था कि जो हम जैसे पर मंथ सैलरी बोल देते हैं, तो वो पर मंथ सैलरी हमारी क्या कहलाती है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी हो गई जो हमारी डिटेल क्वेश्चन में दी रहेगी, पर मंथ सैलरी या बेसिक सैलरी के नाम से लिखा रहेगा। ठीक, तो उस बेसिक सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उसमें से कुछ एग्जाम होगी, अगर मान लो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी है 35,000 पर मंथ बेसिक, तो क्या उसमें से कुछ एग्जाम होगा या पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। तो लिखना, basic salary would be basic salary would be fully taxable।
basic salary would be fully taxable. Basic salary would be fully taxable. Second point, not number two, sorry, not number two. नोट नंबर टू हमारा किस चीज का था? डियरनेस अलावेंस। अलावेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अलावेंस वर्ड का मतलब होता है बेनिफिट देना, कोई चीज को अलाउ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम एक घर में रह रहे हो जिसका रेंट कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। मान लो तुमने एक घर लिया जिसका रेंट है 15,000 रुपए, तो तुमने वो 15,000 रुपए पहले पे करे और फिर गवर्नमेंट, वो जो तुम्हारी कंपनी है, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, वो उस रेंट के पैसे तुम्हें पे कर रहा है। तो उसको ऐसे कोई भी चीज, कोई भी बेनिफिट तुम्हें प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? अलावेंस कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन डीएनएस अलावेंस क्या होता है? डीएनएस अलावेंस जनरली एम्प्लॉयर पे करते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह के लिए, ठीक। कोई भी अगर इन्फ्लेशन को कट करना है या कोई भी किसी भी चीज के लिए जनरली एक अलावेंस दे दिया जाता है जिसका नाम है बेसिक अलावेंस। अब मान लो हुआ क्या, मैं तुम्हारी सैलरी करना चाह रहा हूँ 50,000 रुपए, ठीक। बट मैं बेसिक सैलरी एक साथ 50,000 नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, 35,000 की बेसिक सैलरी दिखा दूंगा और 15,000 का डीएनएस अलावेंस दिखा दूंगा। ऐसे करके तुम्हारी सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी? 50,000, ठीक। ये कोई पर्पज ऐसा ऐसा नहीं होता, ये बस इसलिए बोलते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो तुम कुछ एक्स्ट्रा अलावेंस लो, ठीक। तो वो होता है डीएनएस अलावेंस। अब डीएनएस अलावेंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन टर्म्स और एक होते हैं नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स का मतलब क्या? इन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा, जब मेरी रिटायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे जो भी मैं कैलकुलेशंस करूंगा, उन कैलकुलेशंस में डीएनएस अलावेंस को भी इंक्लूड करूंगा। इन टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि जब भी रिटायरमेंट होगी, तो रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन, रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी या और भी कोई भी चीज रिटायरमेंट के टाइम पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो उस टाइम पे मैं डीएनएस अलावेंस को भी इंक्लूड करूंगा। उसको बोलते हैं इन टर्म्स, ठीक। और अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे डीएनएस अलावेंस को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? नॉट इन टर्म्स। बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो डीएनएस अलावेंस एक होगा इन टर्म्स वाला, एक होगा नॉट इन टर्म्स वाला। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होगा अगर क्वेश्चन में इन टर्म्स लिखा है तो, ठीक। आपको क्वेश्चन में अगर नॉट इन टर्म्स लिखा है तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। एक बात समझना, मान लो क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि 20,000 पर मंथ डियरनेस अलावेंस है, जिसका 60% इन टर्म्स है। 60% इन टर्म्स मतलब क्या हुआ? 12,000 वाला तो इन टर्म्स हो गया और 8,000 वाला क्या हो गया? नॉट इन टर्म्स। सिंपल सी बात है, 12,000 वाला इन टर्म्स हो गया और 8,000 वाला क्या हो गया? नॉट इन टर्म्स। तो कहते हैं कि जब मैं रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, लाइक ग्रेचुटी निकालूंगा, पेंशन निकालूंगा, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ कितना ऐड करूंगा उसके अंदर? 12,000। कैलकुलेशंस के अंदर कितना ऐड करूंगा? सिर्फ 12,000। यानी कि ये 8,000 नहीं करूंगा, सिर्फ कितना करूंगा? 12,000। बट यहाँ पर जो हमने लिखा है टेबल में नोट नंबर 2, क्या वो रिटायरमेंट की कैलकुलेशन के लिए है? नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो उसमें क्या आएगा? उसमें हमेशा पूरा पूरा आएगा, चाहे वो इन टर्म्स वाला हो चाहे वो नॉट इन टर्म्स। यानी कि जब हम टेबल में डीएनएस अलावेंस लिखेंगे तब तो पूरा लिखेंगे, बस जब ग्रेचुटी वगैरह की कैलकुलेशन करेंगे वहां पर सिर्फ इन टर्म्स, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो डीएनएस अलावेंस विल बी, DNS allowance will be fully taxable. DNS allowance, DNS allowance fully taxable whether it is in terms, or not in terms. DNS allowance fully taxable whether in terms or not in terms.
फुल स्टॉप, इसी में लिखना आगे। कंसीडर dearness allowance not in terms, consider dearness allowance not in terms if question is silent, if the question is silent, if the question is silent। हाँ, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ डीए लिख के दे दिया, तो हम उसको मानेंगे नॉट इन टर्म्स वाला, ठीक है ना, नॉट इन टर्म्स वाला मानेंगे, ठीक। इन दोनों का मतलब भी लिख लो। डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स मींस, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स मीन, डीएनएस अलाउंस in terms means it is a forming part of, it is a forming part of, it is a forming part of retirement benefit calculation, forming part of retirement benefit calculation, retirement forming retirement benefit calculation। तो इन टर्म्स वाला मतलब क्या, जब पार्ट लिया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, ठीक। उसके बाद क्या था, थर्ड नोट, नोट नंबर 3, डाल दो हेडिंग, नोट नंबर 3, फीस और कमीशन। नोट नंबर 3, फीस और कमीशन। कहता है आपको कोई फीस या कमीशन अगर मिल रहा है, तो वो फीस या कमीशन किस किस बेस पे हो सकता है। मान लो एक तो है कि मैंने जो सेल करी उस पे मुझे कमीशन मिल गया, या फिर किसी और चीज पे भी कमीशन हो सकता है, किन्हीं भी चीजों पे कमीशन हो सकता है। तो एक कमीशन होता है टर्नओवर वाला, एक कमीशन होता है अदर देन टर्नओवर का, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा, तो लिखना कमीशन विल बी फुल्ली टैक्सेबल, commission will be fully taxable, commission will be fully taxable whether it is a turnover commission, whether it is a turnover commission or other commission, or other commission। नेक्स्ट देखना नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या था, बोनस, bonus is bonus is also taxable, bonus is also taxable but on receipt basis, but on receipt basis। यानी कि हमें बोनस रिसीव हो जाना चाहिए, हमें बोनस रिसीव हो जाएगा तभी वो टैक्सेबल होगा, अगर सिर्फ डिक्लेयर किया है तो उसको टैक्सेबल मत करना, यानी कि बोनस रिसीव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ पॉइंट, अलाउंसेस, यहां से मार्क कर दो इंपॉर्टेंट, डाल दो नोट नंबर 5 अलाउंसेस और मार्क कर दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउंसेस लिखना, अलाउंसेस मींस, अलाउंसेस का मतलब तो समझ आ गया ना, कि कोई भी आपको बेनिफिट दे रहा है आपके खर्चे वो पे करके, ठीक है ना, आपको बेनिफिट दे रहा है आपके खर्चे वो पे करके, तो वो होता है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस मींस monetary payments made by, monetary payments made by employer to employee, employer to employee for meeting, for meeting
स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कुछ कुछ अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स देना, मॉनेटरी यानी कि पैसे की फॉर्म में फायदा देना, आपको कुछ खर्चे करने थे उसके बदले में कंपनी ने पैसा दे दिया, तो वो आपको क्या हो गया, अलाउंसेस हो गए। ठीक है ना, फुल स्टॉप। फर्स्ट नोट नंबर 5 का ए पॉइंट लिखना, नोट नंबर 5 का पॉइंट नंबर ए, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। मतलब क्या, हम कुछ अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे जो पूरे पूरे टैक्सेबल है। मतलब अगर मेरे ओनर ने, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ये अलाउंसेस को पे, अगर ये अलाउंसेस मुझे पे करे तो ये पूरे पूरे क्या होंगे, टैक्सेबल। कौन कौन से है, पहला, फर्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, कोई भी अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। वो सारा का सारा क्या रहेगा, टैक्सेबल। सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हो गया फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन इसके एंटरटेनमेंट अलाउंस के आगे ना ब्रैकेट में एक ऐसे लिख दो, रेफर नोट नंबर, रेफर नोट नंबर। एक बार पीछे टेबल में देखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में थी, उसको कितना नोट दिया, 15 है, तो रेफर नोट नंबर 15 लिखो, रेफर नोट नंबर 15। ठीक, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी, सी आई टी वाई, सिटी शहर वाला सिटी, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये क्या होता है, मान लो मैं एक कहीं किसी एक जगह से आया हूँ जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बहुत सस्ता है, ठीक है ना, एक कई जगह से आया जहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ता है, अचानक से मैं एक ऐसी सिटी में आ गया जहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वहां पर सरवाइव करने के लिए कंपनी मुझे अलग से अलाउंस दे रही है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो उस केस में वो क्या रहेगा, आपका पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है कि अगर आपको घर से ऑफिस या ऑफिस से घर, होता है ना कभी कभी मिलता है, कि मान लो अगर मेरा घर रोहिणी में है और मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो मैं रोहिणी से गुड़गांव और गुड़गांव से रोहिणी आने जाने का खर्चा ना मुझे कंपनी देती है, आने जाने का खर्चा मुझे कौन देती है, कंपनी। तो वो क्या है, अलाउंस है, तो वो भी क्या रहेगा, आपका पूरा टैक्सेबल रहेगा, पूरा पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ब्रैकेट में लिखना, in case of, in case of blind, in case of blind or deaf, deaf, deaf or dumb or handicapped employee, handicapped employee, handicapped employee, exemption up to, exemption up to 3200 per month, exemption up to rupees 3200 per month is provided, is provided under section, under section 14, oh sorry, under section 10 subsection 14, 10 subsection 14 clause 2, under section 10 subsection 14 clause 2। ठीक, हाइलाइटर है तो हाइलाइटर ले लो, अगर नहीं तो दूसरे कलर के पेन के साथ सेक्शंस को जरूर हाईलाइट करना है यहाँ के। इनके सेक्शंस में ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें याद करने हैं, ठीक,
लेकिन इनके सेक्शंस हाईलाइट कर लेना, क्योंकि आगे जाके ना काफी सारे सेक्शंस के ऊपर चीजें पढ़ेंगे, तो तुम्हें दूर से चमक जाना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए सिर्फ सेक्शन को हाईलाइट कर दो और सेक्शन को अच्छे से लिख लो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। नहीं 14 तो ऐसे ही है, रोमन में 2 ऐसे। 10 सबसेक्शन 14 क्लोज 2। ठीक, तो क्या कह रहा है, कहता है अगर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अगर उसका कंपनी मुझे अलावेंस दे रही है 5,000 रुपए का, तो मेरे लिए क्या रहेगा, पूरा पूरा टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप या डीफ या कोई ऐसा पर्सन है, तो उसके लिए 3200 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे पर मंथ। तो अगर कंपनी उसको 5,000 रुपए पर मंथ दे रही है, तो उसमें से 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी 1800 पे उसको क्या देना होगा, बात समझ आ रही है, 1800 पे क्या देना रहेगा। नेक्स्ट, ए पॉइंट खत्म हो गया, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब लिखना बी पॉइंट। बी पॉइंट, पार्शली पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, पार्शल एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। इसमें लिखना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस क्या कहता है, कहता है कि पार्शियली एग्जाम मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे मिल कुछ ज्यादा अमाउंट रहा है, बट उसमें से कुछ पार्ट एग्जाम हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से है, पहला है हाउस रेंट अलाउंस। लिखना सेक्शन, सेक्शन 10 सबसेक्शन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए, और ए कैपिटल में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए बहुत इंपॉर्टेंट अलावेंस है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट अलावेंस क्या कहता है, कहता है मिलने को तो कितना भी मिल सकता है, मिलने पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किसकी है, उसकी एग्जाम्पशन की। मान लो अगर कंपनी ने मुझे 1 लाख का अलावेंस दे दिया पर मंथ, तो यानी कि पूरे साल में कितना मिला, 12 लाख। तो उस 12 लाख में से कितना एग्जेम्प्ट होगा, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो लिखना एग्जाम्पशन अमाउंट, एग्जाम्पशन अमाउंट विल बी, एग्जाम्पशन अमाउंट विल बी, इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, तीन चीजें हैं, तीनों का जो भी लोअर निकल के आएगा वो हमारा एग्जाम्प्ट अमाउंट हो जाएगा, मतलब उतना हमारी एग्जाम्पशन हो जाएगी, उतनी हमारी क्या होगी, एग्जाम्पशन। तीन चीजें लिखेंगे, तीनों में से जो भी लोअर रहेगा वो हमारी क्या रहेगी, एग्जाम्पशन रहेगी। तीनों का लोअर क्या रहेगा, एग्जाम्पशन। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल एच आर ए अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल एच आर ए अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए अमाउंट रिसीव। तो यानी कि कंपनी ने जितना भी आपको हाउस रेंट अलाउंस पे करा, वो हाउस रेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यानी कि एक बात समझना, ध्यान देना इधर, मान लो मैं हूं, मैंने कोई घर रेंट पे लिया जिसके बदले में कंपनी ने मुझे अलाउंस दे दिया। तो पहला पॉइंट तो क्या था, जितना कंपनी मुझे अलाउंस दे रही है वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, जितना रेंट मैं आगे पे कर रहा हूं उसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। ठीक, जो जो भी मेरी सैलरी है उसका 10% माइनस कर दो। ठीक, और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 40 और 50% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, फुल स्टॉप। नोट लिखना, अब नोट्स। थर्ड पॉइंट क्या है कि सीधा सीधा अपनी सैलरी का 40 या 50% कैलकुलेट कर लो, और जो भी अमाउंट आएगा वो एग्जाम हो जाएगा।
अच्छा कहीं लिख लो उसके नीचे लोअर ऑफ द होल, लोअर ऑफ द अबव, या तीनों के नीचे लिख दो लोअर, विच एवर इज लोअर, मतलब तीनों में से जो भी कम रहेगा, विच एवर इज लोअर होगा, वो हमारा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा। तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। तो विच एवर इज लोअर, तीनों के नीचे लिख दो विच एवर इज लोअर। अभी वही लिखवा रहा हूँ नोट में कि क्या क्या होंगे सैलरी में, ठीक। एचआरए नहीं इंक्लूड होगा बट कुछ और चीजें इंक्लूड होंगी। तो लिखना नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस यानी कि डीए, ब्रैकेट में लिख दो ओनली इन टर्म्स, ओनली इन टर्म्स, यानी कि एक तो बेसिक सैलरी ले लेना, उसमें डीएनएस अलावेंस को प्लस कर देना, लेकिन कौन सा, सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स वाला। इन टर्म्स वाला मतलब क्यों, कौन सा, जो बेनिफिट्स के लिए हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हो, प्लस टर्नओवर कमीशन, प्लस टर्नओवर कमीशन। तो यानी कि आपको कमीशन तो लेना है बट कौन सा लेना है, टर्नओवर वाला, टर्नओवर कमीशन, ठीक। ये तीन चीजें प्लस कर लेना, तो ये तीन चीजें आएगी सैलरी के अंदर। तो यानी कि अगर तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस निकालना है तो एक तो 10% ऑफ सैलरी करना है या फिर 40 और 50% ऑफ सैलरी करना है। तो वो सैलरी मतलब क्या, सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए, कौन सा, टर्म्स वाला, प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। बात समझ आ रही है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या बात करता है, कहता है सर आपने अभी लिखवाया थर्ड पॉइंट में कि 40% और 50%, तो कब होगा 40% और कब होगा 50%। तो 40% जो है, या सॉरी जो 50% है वो कहां पर होगा, अगर आपने जो रेंट पे करा, यानी कि आपका जो हाउस है अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो 50%, अदर स्टेट्स में है तो 40%। तो लिखना 50% इफ 50% if in metro cities, 50% if in metro cities, मेट्रो सिटीज कौन कौन से मेट्रो सिटीज, दिल्ली, लिखना ब्रैकेट में दिल्ली, और कौन सी, मुंबई, बेंगलोर नहीं है, कोलकाता, चेन्नई। अभी ये चार ही बोली जाती है मेट्रोपॉलिटन, हाँ हालांकि वहां पर मेट्रोज आ गई है बट मेट्रो सिटीज के नाम से ये चार ही जानी जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है ना, चार है मेट्रो सिटीज। अदरवाइज 40%, अदरवाइज 40%, यानी कि अगर इन चार सिटीज में है तो 50% लगा देना सैलरी का, अगर इन चारों के अलावा किसी में है तो कितना कर देना, 40%। तो कितना कर देना, 40%। बात समझ आ रही है। एक बार ही निकालना इसका स्टडी मैट, या मैं शेयर करता हूँ अगर हो जाता है। हाँ ये मैंने भेज दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया। पेज नंबर निकालना 3.22, पेज नंबर 3.22, 3.22, पेज नंबर 3.22, उस पे एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है देखना, कहता है बेसिक पे, यानी कि बेसिक सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस कितना है 6,000 पर मंथ, कमीशन कितना है 50,000 पर एनम, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर 1,500 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस कितना है 15,000 पर मंथ। यानी कि हमें हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ 15,000 रुपए पर मंथ। तो हम देखना कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा हाउस रेंट अलाउंस कितना 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 कितना हो गया 1,80,000, 15,000 इंटू 12 कितना हो गया 1,80,000।
80,000। इसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, कितना था 1013A, 1013A, ठीक। और इसमें एग्जेम्पशन कैसे मिल रही थी, ए पॉइंट एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है 1,80,000। एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है 1,80,000। दूसरा क्या था, बी पॉइंट था रेंट पेड, बी पॉइंट हमारा क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखना क्वेश्चन में कहीं दिया होगा रेंट पेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ HRA exempt in the hands of Mr. Rajkumar assuming that he had paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at कानपुर। कानपुर कहाँ आया, यूपी में, तो अदर सिटीज हो गई, तो वो बाद के लिए सेकेंड थर्ड केस के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेंट एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं 16,000, तो करना 16,000 इंटू 12, 1,92,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 12 एम प्लस 480। डीए के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन नीचे टेबल में लिखा है डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मिल गई लाइन। तो यानी कि टर्म्स वाला है तो ये भी लेना है, तो 6,000 इंटू 12 एम प्लस, कितना हो गया एम प्लस, तो तुमने माइनस कर दिया, अच्छा ठीक है, कितना हो गया 72। तो कितना हो गया टोटल, और तीसरा था टर्नओवर कमीशन, सिर्फ कमीशन वर्ड लिखा है, टर्नओवर नहीं लिखा, तो वो नहीं मानेंगे। तो यानी कि सैलरी क्या क्या हुई 40,000 इंटू 12 और 6,000 इंटू 12 कितनी हो गई 5,52,000। तो सैलरी कितनी आ गई 5,52,000, उसका 10%, तो 5,52,000 का 10% यानी कि कितना 55,200। तो कितना आएगा माइनस करके, समझ आया क्या। सैलरी कितनी थी, सैलरी मैं यहां लिख देता हूं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करी, बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 और डियरनेस अलावेंस 6,000 इंटू 12, टोटल आ गया 5,52,000। इसका कितना ले लिया 10%, कितना आया, और 136,800। और थर्ड पॉइंट क्या था 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि अदर सिटीज है तो 40% रहेगा, तो कितना आएगा करना 5,52,000 का 40%, 2,20,800, ये ठीक है, ठीक। तीनों में से क्या लेते हैं लोअर, तो तीनों में से सबसे कम क्या है ये है, तो यानी कि 1,80,000 मिला, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो गया 136,800, तो टैक्सेबल कितना हो गया, टैक्सेबल HRA कितना 43,200। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है तीनों की, तीनों में से जो आएगा वो लोअर होगा और वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी बचा हुआ टैक्सेबल। बात समझ आ रही है, उतार लो इसे। 180 में से मिला 180, उसमें से एग्जाम कितना हुआ 1,36,800। डीएनएस अलाउंस नहीं, हाउस रेंट अलाउंस देखो ना, हाउस रेंट अलाउंस 15,000 पर मंथ लिखा होगा, कौन सा, ये दो क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000 रेंट पे करा है उसने, नीचे पैराग्राफ में पढ़ोगे 16,000 रेंट पे करा है, सेकंड लाइन में दिया है पैराग्राफ की, उसको इंटू 12 कर दिया, क्योंकि पूरे साल का निकालते हैं।
हो गया, हाउस रेंट अलाउंस खत्म। तो जो हमारा अलाउंसेस में फर्स्ट पॉइंट लिखा था या कैसे लिखा था, जो भी हेडिंग पॉइंटर्स डाले थे उसमें सेकंड पॉइंट आ गया। जहां से हमने नोट नंबर 5 अलाउंसेस शुरू किए थे, तो उसमें जैसे पहला पॉइंट था अलाउंसेस में, तो ये ए पॉइंट हो गया फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। बी पॉइंट में पार्टली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में फर्स्ट पॉइंट था हाउस रेंट। अब सेकंड पॉइंट, जो बी पॉइंट था पार्शली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, उसका फर्स्ट पॉइंट था हाउस रेंट। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन, अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, allowances under section 10 subsection 14, allowances under section 10 subsection 14 clause 2 1 4, हाँ 14 clause 2 2 रोमन में 2, हाँ उसी के कंटिन्यूएशन में होंगे, यही चल रहा है। पहला लिखना है इसमें, फर्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें लिखना डैश डाल के 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 oh sorry 100 100 sorry 100 per month per child up to a maximum of 2 children, up to a maximum of 2 children, up to a maximum of 2 children। क्या कह रहा है, कहता है कि अगर मान लो आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके पढ़ने का अलावेंस कंपनी पे कर रही है, तो आपको एग्जाम्प्ट होगा और महीने का 100 रुपए एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है ना। 100 रुपए की फीस आप एग्जाम्प्ट कर लेना, तो 100 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी उसके ऊपर अगर कुछ मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया भी था कि 500 रुपए 3 बच्चों के मिले, तो 500 इंटू 3 1500, उसमें से 100 बच्चों को दो बच्चों के 100 रुपए 200 माइनस हो जाएंगे, 1300 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। टू, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, up to maximum of 2 children, up to a maximum of 2 children, ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हाँ मतलब जो अलाउंसेस वाली हेडिंग थी अंडर सेक्शन 10 वाली, उसमें फर्स्ट पॉइंट था चिल्ड्रन एजुकेशन, सेकंड पॉइंट है ये। तो जो मैंने उसमें डैश डाल के ₹100 पर मंथ लिखवाया ना, वो 100 रुपए एग्जाम्पशन अमाउंट है, 100 रुपए टैक्सेबल नहीं है, 100 रुपए एग्जाम्प्ट है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना तुम्हें कि 500 अगर मिले तो उसमें से 100 एग्जाम्प्ट होंगे, 400 टैक्सेबल हो जाएंगे, तो 100 रुपए जो है वो एग्जाम्पशन अमाउंट है, ठीक, एग्जाम्प्ट अमाउंट है। सेकंड पॉइंट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, डैश डाल के लिखना एग्जाम्पशन ऑफ ₹300, बाकी ऊपर वाली सेम लाइन लिख दो, पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, पर मंथ पर चाइल्ड, तो बस 100 की जगह कितना हो गया, 300 हो गया, हॉस्टल वाले में 300 हो गया। क्या कह रहे हो, 300 रुपए, वैसे तो 100 रुपए में भी कोई पढ़ाई नहीं हुई, वो ठीक है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के हिसाब से दिए होते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। थर्ड लिखना हिली एरिया अलाउंसेस, हिली एरिया अलाउंसेस, हिली एरिया अलाउंसेस, हिली एरिया अलाउंसेस, इसमें लिखना
800 और 300 पर मंथ, 800 और 300 per month, depending upon the specified locations, depending upon the specified locations. मतलब अगर आपकी जॉब कहीं ऐसी जगह पे है जो हिली एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, 800 रुपए पर मंथ या 300 रुपए पर मंथ की अलाउंस मिलेगी। लेकिन इसी में लिखना फुल स्टॉप के बाद ₹7,000 पर मंथ, ₹7,000 पर मंथ इन सियाचन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सियाचन, SIACHEN, SIACHEN, एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहता है वैसे अगर आप किसी नॉर्मल हिली एरिया पे हो तो कुछ कुछ है जहां पर 800 है, कुछ कुछ है जहां पर 300 है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के सियाचिन जगह पे हो तो वहां पर 7,000 रुपए है। ठीक है ना, वहां पर कितना, सीधा 7,000 रुपए। नेक्स्ट लिखना अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, इसमें लिख दो 800 रुपए पर मंथ, ₹800 पर मंथ, 800 पर मंथ। नेक्स्ट लिखना बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर आप किसी बॉर्डर एरिया पे जॉब कर रहे हो तो बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी या फिर डिफिकल्ट एरिया। तो इसमें लिखना 1300, ₹1300 और 1100, 1100 और 1050, 1050 और 750 और 300, 300 और 200 पर मंथ, 200 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे एरिया, लोकेशन के बेस पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी कि कौन से एरिया में, कौन से बॉर्डर पे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो ये जितने भी अमाउंट लिखवा रहा हूँ ना, सारे एग्जाम्पशन के अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, इतना माइनस करके बचा हुआ टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, मान लो एक बॉर्डर पे हो जहाँ पर 1300 एग्जाम्प्ट होते हैं और तुम्हें मिले 2000, तो 2000 में से 1300 एग्जाम्प्ट हो गए, 700 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ₹200 per month, ₹200 per month। नेक्स्ट अलाउंसेस टू, अलाउंसेस टू, नहीं नहीं वही चल रहे हैं अभी, उसी के 4 5 6 7 7 हो गया शायद, 7। अलाउंसेस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन, अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। कहता है अगर मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है तो उसके लिए एग्जेम्पशन अमाउंट कितना रहेगा, तो एग्जेम्पशन इज, एग्जेम्पशन कितनी रहेगी, पहला पॉइंट, जितना भी उसको अलाउंस रिसीव हुआ है उसका 70% या फिर 10,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो कहता है 10,000 रुपए या फिर जितना उसको रिसीव हुआ उसका 70%, विच एवर इज लोअर। ये सारे अलाउंस इन्हीं नाम से लिखे आएंगे और कोई नाम नहीं देंगे इसका, तो तुम्हें ये नाम याद रखने और लिमिट याद रखनी है। ठीक है ना, इनके नाम से देगा, अगर ट्राइबल एरिया तो ट्राइबल एरिया ही लिख के देगा, अगर कोई अंडरग्राउंड अलाउंस है तो अंडरग्राउंड लिख के ही देगा वो। ठीक है ना, क्लियर है, मतलब जो माइंस वगैरह में काम। नेक्स्ट लिखना कंपनसेटरी
फील्ड एरिया अलाउंस, कंपनसेटरी फील्ड फील्ड कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 per month, compensatory field area allowance 2600 per month, 2600 per month. Compensatory, next point, compensatory modified field area allowance, compensatory modified field area allowance, compensatory modified field area allowance 1000 per month. Counter, next point, 10th point, counter insurgency, INSURGENCY, insurgency allowance, counter insurgency allowance rupees 3900 per month, rupees 3900 per month, रुपीज 3900 पर मंथ। ये होते हैं जो आम जो आर्मी वगैरह में होते हैं ना, जनरली उनको दिया जाता है। कौन सा फील्ड या मॉडिफाइड फील्ड? एक 2600 था, एक 1000। मतलब ये किसी ऐसी फील्ड में होता है जो बहुत, कोई एक ऐसी स्टेट है जहां पर ना कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, तो वहां पर अगर आप किसी को जॉब करने भेज रहे हो तो उनके लिए रहती है, ठीक है? हाँ, वैसे उस टाइप के एरियाज में जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। ट्राइबल एरियाज भी थोड़े से ऐसे ही होते हैं सारे, जो अलग अलग जगह पे जो हाँ, पावर स्टेशन टाइप ऐसी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं आपको रहने के लिए, तो वहां पर अलग से अलाउंस देते हैं ताकि आप वहां पर सर्वाइव कर सको। तो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड मतलब वही जो खतरनाक जगह होती है, बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की जगह होती है, उनके वहां पर अगर आप जॉब कर रहे हो, और ये भी किसके लिए होता है, वही आर्म फोर्सेस वगैरह वालों के लिए, जो आर्मी वगैरह के लोग होते हैं जो वहां पर जॉब कर रहे हैं ऐसी एल्टीट्यूड वाले एरियाज में, तो उनको अलाउंस मिलता है। तो कितना कितना मिलेगा, लिखना इसमें, फॉर एल्टीट्यूड ऑफ, फॉर एल्टीट्यूड ऑफ 9000 टू 15,000 फीट, अमाउंट नहीं है ये, फीट है। यानी कि अगर आपका एल्टीट्यूड 9000 से लेके 15,000 फीट तक है, तो उस केस में आपको अलाउंस मिलेगा 1060 पर मंथ। तो अलाउंस हो गया 1060 पर मंथ। तो अगर आपका एल्टीट्यूड जो है 9000 से 15,000 फीट का है, तो आपको कितना अलाउंस मिलेगा, 1060 रुपए पर मंथ का अलाउंस मिलेगा, 1060 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा। और लिखना फॉर एल्टीट्यूड मोर देन 15,000 फीट, फॉर एल्टीट्यूड मोर देन 15,000 फीट, तो 1600 रुपए पर मंथ, 1600 पर मंथ। सेकंड लास्ट, कितना, 12th है, 12th। स्पेशल कंपनसेटरी, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, तो क्या बोला मैंने, सेकंड लास्ट, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, इसमें लिखना 4200 पर मंथ।
ये सारे अलाउंसेस ना जनरली आर्म फोर्सेस के लिए होते हैं, और ये इनमें से काफी सारे तो अभी इसी बार ऐड हुए हैं, तो काफी सारे आने की उम्मीद भी रहती है, बट ये सारे जनरली आर्म फोर्सेस के लिए। स्पेशल वाला अभी जो लिखा है ये भी आर्म फोर्सेस के लिए रहता है, 4200 पर मंथ। लास्ट लिखना, लास्ट, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, आइलैंड, आइलैंड की फुल फॉर्म ऑफ स्पेलिंग क्या है, ISLAND, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। ये जनरली जैसे वो अंडमान निकोबार या कोई ऐसे आइलैंड्स होते हैं, वहां पर अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, और ये भी जनरली किसके लिए रहता है, आर्म फोर्सेस के लिए। तो कहते हैं अगर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या ऐसे कोई आइलैंड पे अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो उनको ही अलाउंसेस दिया जाता है। और कितना अलाउंस है, 3250, 3250, 3250। हाँ बस ये खत्म करो, चलो बस ठीक है। बाकी अलाउंसेस थोड़े से बचे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी